नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इन सब के बारे में हमने देखा था और उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देख रखी थी और प्राइम नंबर भी हमने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोगों का चलने वाला था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड। तो हेडिंग लगा लीजिए, लेक्चर नंबर हमारा आज कौन सा रहेगा? थर्ड, लेक्चर थर्ड। तो सबसे पहले वही हेडिंग लगाइए हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए लिखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अरिथमेटिक मैटिक इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझा देते हैं। तो लिखिए एवरी इंटीजर n जो कि ग्रेटर देन हो किससे? 1 से। एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and this expression and this expression and this expression is यूनिक। इस वर्ड को आप लोग अंडरलाइन करिएगा अच्छे से, जो यूनिक वर्ड है। यूनिक अप टू अंडर अंडर ऑफ विच प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स प्राइम अपीयर और दूसरे शब्दों में इसी डिफिनेशन को कैसे लिखा जाता है? डिफिनेशन लिखिए, फिर इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ऐसा नहीं केवल डिफिनेशन लिखा के आगे बढ़ेंगे, बस लिखिए आप लोग। एवरी गारंटी हमारी है कि समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। तो डिफिनेशन आप लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। तो एवरी इंटीजर, इसी को दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं। एवरी इंटीजर जो कि क्या है? n और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 1 से। जो हमारा इंटीजर हो किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से। कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यूनिकली। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूनिकली। इसका कहने का क्या मतलब है? डिफिनेशन को पहले समझिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर, कह रहा है कोई भी नंबर हो जो कि n है, हमारा क्या है? एवरी इंटीजर, यानी कि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए जेड से आप कोई भी नंबर एक लीजिए जो कि क्या होना चाहिए? अगर जेड से ले रहे हैं तो इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए। मान लीजिए हम मान ले रहे हैं वो क्या है? ए है। ये हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जेड से बिलोंग कर रहा है, जो कि एक इंटीजर है, ठीक। तो ये जो इंटीजर है ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर बात करें 12, अब 12 को हमको लिखना है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी उनके मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 12 को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है तो 1 को हटा सकते हैं, तो यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। आप लोग जानते हैं कि सबसे इवन प्राइम नंबर होता है, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। और 3 भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं।
और कैसे लिखेंगे, यूनिकली लिखेंगे। अगर एक एक्सप्रेशन ऐसा मिल गया 12 के लिए, एक एक्सप्रेशन ऐसा मिल गया जिसके लिए हम लोग क्या किए हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टी प्रोडक्ट के रूप में अगर 12 को लिख लिए हैं, तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे जिसको हम 12 के रूप में 12 को इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 12 को हमने लिखा, क्या लिखा, 12 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप अब ऐसा प्राइम नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके बराबर हम लिख पाए 12 को इन प्राइम्स नंबर के अलावा, यानी 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर आप नहीं ढूंढ पाएंगे जिसको हम किसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख पाए। मल्टीप्लिकेशन को अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में उनके लिखे तो क्या मिलना चाहिए, हमको 12 मिलना चाहिए। ऐसा प्राइम नंबर आप नहीं ढूंढ सकते। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि हम इसको लिख दें 3 इंटू 4, तो 3 तो प्राइम नंबर हो गया, चलिए मान लीजिए हम 3 आपका प्राइम नंबर हो गया, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, बताइए यहाँ पर। नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 4 क्या है, 4 को अगर लिखना चाहे तो 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, और 4 को लिखना चाहे तो 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो 4 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत लोग यहाँ पर ध्यान करेंगे कि यहाँ पर 2 इंटू 2 लिखे हैं तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 होगा ना, लेकिन हमने इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखा है ना कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमने लिखा है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिखा है, सारे सारे किस में लिखे हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी आप ऐसा इंटीजर निकालिए, कोई भी इंटीजर आप लीजिए, उनको हम प्राइम नंबर के रूप में मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई और नंबर लीजिए, मान लीजिए 20 ले रहे हैं, तो 20 को लिखना होगा प्रोडक्ट के रूप में, सॉरी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो 20 के लिए अगर आप लोग जानते होंगे फैक्टराइजेशन तो जानते ही है ना, 20 को कैसे किया जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर इसी को लिखना चाहें तो 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 2 5, यानी प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमने 20 को भी लिख दिया। समझ में आया सभी को। चलिए अभी यहीं से एक रिजल्ट और निकल के आएगा, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी अगर इसको हम कुछ और मान लें, इसको कुछ मान लें प्राइम नंबर, इसको कहते हैं P1, तो P1 की पावर 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे P2, यानी पी इसको कहते हैं अल्फा, पावर में है तो कहते हैं अल्फा, यानी P1 की पावर अल्फा इंटू P2 की पावर अल्फा। इसको अगर कह दे इसकी पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा 2, तो पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है। और एग्जांपल्स ले लीजिए ताकि अगला वाला रिजल्ट यहाँ निकले वाले हैं, जो यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है उसको भी लिख देंगे। तो अभी तो डिफिनेशन ही लिखे हैं, बाकी अभी एक और रिजल्ट लिखेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कोई और नंबर, बड़ा नंबर लीजिए जिससे कि बहुत सारे फैक्टर आ जाए। जैसे मान लीजिए 50 ले रहे हैं, तो 50 को अगर लेते हैं तो यहाँ पर निकालिए 50 के लिए, तो यहाँ 50 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, यानी इतने ही आ रहे हैं। तो कुछ और बड़ा लीजिए जिससे आए अलग अलग। तो चलिए 60 लेते हैं, यहाँ पर 60 ले लेते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर है ताकि बड़ा मिले थोड़ा कुछ। तो 30 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे 15 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, और 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो अब हम मिला कुछ ठीक ठाक मिला है यहाँ पे। तो 60 से करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं सभी सभी क्या है, प्राइम नंबर ही हैं जिनके प्रोडक्ट के रूप में 60 को लिखा गया है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इनमें से ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नंबर ना हो, यानी कि सभी प्राइम नंबर है। और हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में किसको लिख दिया है 60 को, यही कह रहा है। और पी हमारा 60 क्या है, एक इंटीजर है। तो कोई भी आप इंटीजर लेंगे तो उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। वही हमारा क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और कैसे लिखा जाएगा, यूनिकली लिखा जाएगा। अगर ऐसा मिल गया, यही प्राइम नंबर्स मिले हैं, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर्स आपको नहीं मिलेगा, ताकि आप 60 को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख पाएंगे। अगर आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें एक ऐसा और प्राइम नंबर मिल गया है जिसको हम 60 को क्या लिख सकते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा लेते हैं नंबर, जरूर उसमें एक जो रहे नंबर मिलेगा वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। आप लोग देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर भी किया था 12 के लिए 4 इंटू 3 किया था, तो एक प्राइम नंबर था, लेकिन जबकि दूसरा क्या प्राइम नंबर नहीं था, यानी 4 हमारा क्या था, प्राइम नंबर नहीं था। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब इसी को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अगर 2 को मान ले P1 और इसको पावर को मान ले अल्फा 1, 3 को मान ले P2, तो इसको P2 मान लेते हैं, यहाँ पावर 1 है इसको मान लेते हैं अल्फा 2 इंटू इसको मान लेते हैं P3। मान लीजिए अगर यहाँ पर सेम पावर आ गया, मान लीजिए अलग पावर आता होता तो इसको अल्फा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा 2 इक्वल टू 1 है, एंड अल्फा 3 इक्वल टू भी क्या है 1, और अल्फा 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है। समझ आया, P1 इक्वल टू क्या है 2, P2 इक्वल टू क्या है 3, और P3 इक्वल टू क्या है 5। यूनिकली कहने का मतलब कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे एक बार अगर मिल गया जो प्राइम नंबर, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसके जिसके वो नंबर जो है, जो इंटीजर्स है, उसको लिखा जा सके उसके किसके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाए। समझ में आ गया सभी को। या ये भी कह सकते हैं आपसे कि प्राइम नंबर से जो हमारा जो नंबर मिला हुआ है, तो ऐसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं जो कि डिस्टिंक्ट हो। देखिए ये वाला P1 P2 ये तीनों क्या थे, डिस्टिंक्ट थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट के रूप में। समझ में आ गया, यानी P की पावर अल्फा 1 एंड P की पावर अल्फा 2 एंड P की पावर अल्फा 3, जहाँ पर P1 P2 P3 क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब यही रिजल्ट निकल के आएगा, तो इसी को लिख लेंगे इसके नीचे। दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला, कहाँ तक दिखता है, जहाँ नहीं दिखता है बता दिया करिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, ताकि उसके ऊपर ही हम लिखा करेंगे। चलिए अगला रिजल्ट लिखिए, यहीं इसके आगे लिखते हैं, लिखिए लेट
उसी को लिख रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए इसको लिख लीजिएगा, यूनिक शब्द को लिख लीजिएगा। लेट हम मान रहे हैं कि इंटीजर हमारा क्या मिला है, यन, जो कि क्या ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड में, देन देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम P1 P2 P3 डॉट डॉट करके PR, सच दैट इस तरीके से मिलेगा कि यन को हम कैसे लिख पाएंगे, जो हमारा इंटीजर है उसको लिखेंगे P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3 एंड P4 की पावर अल्फा 4 इंटू डॉट डॉट करके इंटू PR की पावर अल्फा आर। क्लियर? वेयर जहाँ P1 P2 क्या है हमारे बता दिए हैं कि प्राइम नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम, जो यानी कि P1 एंड P2 कभी भी सेम नहीं हो सकते, P3 भी नहीं सेम होगा, इनमें से सारे सारे क्या हैं हमारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी सेम नहीं होगा। जैसे अभी हमने लिखा था, किसको लिखा था, 60 को कैसे लिखा था हम लोगों ने, 2 इंटू 60 को लिखना होगा कैसे लिखेंगे, 30 15 3 एंड 5, ठीक। तो हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको अगर लिखना होगा पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि देख रहे हैं कि आप यहाँ 2 एंड 3 एंड 5 क्या है, डिस्टिंक्ट है। जब पावर के रूप में लिखे लगेंगे तो हमारे जो ये नीचे लिखा होगा सारे के सारे प्राइम्स क्या होंगे, सारे के सारे प्राइम डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन जब ऐसे पावर के रूप में नहीं लिखेंगे तब जो हमारे जरूरी नहीं है कि प्राइम हमारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक, समझ में आ रहा है सभी? नहीं, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या हो, जो प्राइम हो डिस्टिंक्ट हो, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे जिसकी पावर हम लोग लिख रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और जो उसकी पावर होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। आगे जरूरी नहीं है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा आर जो है वो सारे के सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। प्राइम नंबर के लिए कहा गया है, यानी P1 P2 P3 P4 एंड PR वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जबकि अल्फा 1 अल्फा 2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखा करिए, सारी चीज़ें लिखाई नहीं जाती लेकिन बता दी जाती हैं कि कौन सी चीज़ें क्या हो सकती हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मिटा दें आप, चलिए। आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी प्राइम नंबर को, सॉरी किसी भी इंटीजर्स को हम प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यूनिकली करेंगे। तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए बना के, फ्लो चार्ट अगर बनाना चाहे तो लिख लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैटिक, इसका जो रूल होता है वो क्या कहता है, किसी भी इंटीजर को, लिखिए इंटीजर, किसी भी इंटीजर को किसके रूप में, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में ना, यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, इस तरीके से अगर डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। बना लिए सभी लोग, मिटा दें, चलिए। तो अपने से बना लिया करिए कुछ फ्लो चार्ट, जो भी बनाना हो बाद में समझ में आया, जिससे आप लोगों को अच्छे से। अब हम लोगों को पढ़ना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो उससे पहले बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें, जो कि अभी इंटर में भी पढ़े होंगे आप लोग, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर में, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत जान लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि अभी हम जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे सेकेंड ईयर में, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है, कि जी क्रॉस जी से जी में एक मैप होता है। ठीक, जानते हैं ना कि जी क्रॉस जी से क्या होता है, वो क्या होता है, एक मैप होता है कि अगर इसमें कोई दो एलिमेंट लेते हैं ए कामा बी, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, पर उससे हम अपना ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो किस तरीके से उसे लिखते हैं, ए ऑफ बी, इसे पढ़ा जाता है इमेज ऑफ ए बी अंडर ओ, यानी कि ऑपरेशन। ठीक, तो इस तरीके जो हमारा ए ओ बी आया, यानी कि ये जो आया इमेज वो कहाँ चला जाना चाहिए, जी में, अगर वो जी में जाता है तो हम कहते हैं वो हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसा यही कंडीशन था। तो इसको समझने के लिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, जो लोग समझ रहे होंगे तो लोग समझ ही जा रहे होंगे इसको। उससे पहले हम लोग देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे बेसिक्स, जिससे कि हम जेडीएम डिफाइन करें, जेडीएम जब भी डिफाइन करेंगे हम लोग
अभी इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो हमें आना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल सकते। और जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकलता है तो अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि इक्विवेलेंस क्लास कैसा निकलता है। अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, सेकंड ईयर में भी एक दो बार आया होगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है और किसका निकलता है। इक्विवेलेंस क्लास कभी भी निकाला जाता है तो एलिमेंट्स का निकलता है ना कि किसी सेट का। ठीक, तो जब भी बात की जाए कि इक्विवेलेंस क्लास तो किसका निकाला जाएगा, सेट का। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए लगा लीजिए हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा, तो बेसिक सारी क्लियर हो जाए। 2-3 लेक्चर लगेंगे लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। कार्टेशियन प्रोडक्ट, हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाइए। धीरे धीरे हम लोग अपने लेक्चर पे आएंगे, लगभग एक या दो लेक्चर लगेंगे इन सारी चीज़ों को खत्म करने में, इक्विवेलेंस क्लास से। फिर जेडीएम एक लेक्चर लगेगा उसको डिफाइन करने में। उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुपाइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे सीधे किस पे, अपना जो बेस थर्ड ईयर का मेन सिलेबस है वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आगे हम लोग आप लोग समझ पाते हैं। लिखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and defined as किस तरीके से डिफाइन हो जाता है उसको भी लिख लीजिए। A क्रॉस B ब्रैकेट में x का y सच दैट, इस प्रकार से कि जो हमारा फॉर ऑल x बिलोंग टू कहाँ, A से, एंड y बिलोंग टू B से। समझ में आया? लिख लीजिए इसको। कह रहा है कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे डिफाइन होता है, किसके, ऑर्डर पेयर के रूप में डिफाइन होता है, जो जहाँ पर पहला एलिमेंट जो है, इसे टपल भी कहते हैं। ये टोटल मिला के क्या होता है, टपल। इसको कहते हैं फर्स्ट टपल। इसे ऑर्डर पेयर भी नाम दिया जाता है दोनों को मिलाकर, ऑर्डर पेयर। टपल भी कहते हैं इसको, जिसके एलिमेंट को फर्स्ट टपल जो पहला कोऑर्डिनेट है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको सेकंड टपल। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर में बता दी जाती हैं। बाकी आप लोग फर्स्ट ईयर में कितना ध्यानपूर्वक पढ़े हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी लाइन कहाँ के लिए है। पूरा लाइन जो बड़ी वाली लाइन है ये पूरे के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर टपल फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए है। ठीक, तो सेकंड टपल। तो कह रहा है जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो पहले सेट से आएगा, जो पहला लिखा हुआ है, जो पहला लिखा है उसके लिए पहले सेट से आएगा, जबकि जो दूसरा लिखा हुआ है जो बाद में लिखा हुआ सेट वहाँ से आएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी? चलिए, अगर यहीं पर बात करें क्या बी क्रॉस ए निकालेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसको अगर लिखना होगा, अगर इसी को एक्स का वाई के रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सच दैट जो हमारा एक्स बिलोंग करेगा जो पहला वाला सेट है उसमें से बी, और अगला वाला जो सेट होगा फॉर ऑल भी लिखें या ना लिखें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, बी से, और कामा लगा के लिखना चाहें तो वाई कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए से। समझ में आ गया सभी को? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही वाला डेफिनेशन आप ऊपर वाला लिखिए पहले। बाकी अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता की तो आप लोग करके लिख लीजिए इसको भी। ठीक, बाकी हम मिटा दे रहे हैं इसको। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। जैसे एक निकाल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, दो सेट लेते हैं, लेट मान लेते हैं ए इक्वल टू ले लेते हैं ए बी एंड सी, एंड दूसरा सेट बी इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 2 4 एंड 6। छोटे से लेते हैं, हम निकाल के देखते हैं। आप लोग भी निकालिए तब से, कॉपी पेन स्टार्ट कर दीजिए। पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करेंगे, तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, इनके बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और सेट बी लिखेंगे, 2 4 एंड 6 लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारा क्या ऑर्डर पेयर में आएगा, तो सबसे पहले किसका एलिमेंट आएगा, ए, जो फर्स्ट टपल है फर्स्ट वाले सेट से, तो ए, और ए का किसके साथ लेंगे, 2 के साथ, फिर लिखेंगे ए का 4 के साथ, ऐसे लिखते चले जाएंगे, फिर ए का 6 के साथ। जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे अगले वाले पे, पहले इससे स्टार्ट किए थे अब इस पे आ गए, यानी कि फर्स्ट सेट करके अब सेकंड पे आ गए। यानी बी से लिखेंगे, बी को उठाएंगे 2 के साथ, और बी का ही 4 के साथ, एंड बी का 6 के साथ। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, अब आ जाएंगे थर्ड पे, तो यानी सी का बचा, तो सी कामा 2, सी कामा 4, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सी कामा 6। ठीक, ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसी को हम डिफाइन करना चाहें बी क्रॉस ए, एक को हम डिफाइन कर दे रहे हैं ए क्रॉस बी भी और बी क्रॉस बी, तब ये बी अगर है तो बी इसके एलिमेंट आने चाहिए पहले, तो बी के एलिमेंट्स क्या है पहले 2, तो 2 को लेंगे आप,
पहले, उसके बाद इधर उठाएंगे 2 कामा ए। जरूरी नहीं है यहाँ के 2 के बाद ए लें, बी भी ले सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो 2 कामा बी भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लगातार लिखा ताकि इजीली लिख पाए। बाकी आप जरूरी नहीं है कि ए के बाद 2 ही लें, ए के बाद आप 6 भी ले सकते हैं, फॉर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बी से स्टार्ट करना चाहें तो आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए इसमें, जो पहला फर्स्ट ऑर्डिनेट, ये नहीं करें कि ये वाला टपल। टपल इन द सेंस कहने का मतलब ये टपल टोटल मिला के टपल कहा जाता है, इनमें से एक एलिमेंट को कहा जाता है फर्स्ट टपल। अगर पूरे की बात करें ऑर्डर पेयर की, ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है जरूरी नहीं है किसी प्लेस पे, इस ऑर्डर पेयर को यहाँ भी हम रख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सेट में किसी भी एलिमेंट का प्लेस मैटर नहीं करता है। जैसे 1 2 3 लिख दिए यहाँ पर, और दूसरा सेट लिख दिए 2 1 3 लिख दिए, अब अगला सेट लिख दिए 3 1 2 लिख दिए, तो क्या तीनों सेट अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, तीनों सेट क्या है? सेम ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। समझ में आया सभी को? ठीक इसी प्रकार इसको भी, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए कामा 2 है तो इसको 2 कामा ए लिख दीजिए, तब ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, इसकी प्लेस को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये है इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक, इनको इंटरचेंज नहीं करना है। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, चलेगा। पेयर को एक साथ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन उनके टपल्स को इंटरचेंज नहीं करेंगे। समझ में आया सभी को? चलिए, तो 2 कामा बी या 2 कामा ए सीधे सीधे लिखते हैं आप लोग। फिर यहाँ से 2 कामा बी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कामा सी हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो 4 कामा ए, यहाँ पर 4 कामा बी, सब बेसिक्स हैं ये सारी चीज़ें। 4 कामा सी, 6 कामा ए, 6 कामा बी एंड 6 कामा सी। समझ में आ गया सभी को? तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। तो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख गए हैं। बाकी आप लोग एग्जांपल लेके अपने से निकालिएगा 2-3 और। अब बाकी अगर क्लियर है एकदम तो जरूरी नहीं है कि आप निकालिए, फालतू का समय इसमें व्यर्थ कीजिए। उतने में तो आप 1-2 डिफिनीशन याद कर लेंगे अपना। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने निकालना सीख लिया है। चलिए नोट करके लिखिए। नोट करके आप लिखते हैं रिलेशन। और जान लीजिए किसी भी सेट के, अगर कोई भी सेट दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 10 है, तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है? मान लीजिए कोई एक्स सेट है, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है? यन एक्स। इसके पहले यन लगा देते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा 10, या तो ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। ठीक, इसे कार्डिनलिटी कहा जाता है, कार्डिनलिटी। ठीक, तो ये सारे नाम जानते रहिए, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। चलिए लिखिए अब लिखिए रिलेशन। कार्टेशियन हो गया, अब लिखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन डिफिनीशन लिखिए कट से, लिखिए और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो हमारा आर होता है रिलेशन, वो क्या होता है? सबसेट ऑफ ए बी। दैट इज, जो हमारा आर होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। अगर पूछा जाए ए क्रॉस बी में कुल कितने सबसेट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं ए क्रॉस बी से, अगर ए क्रॉस फ्रॉम ए क्रॉस बी हमें डिफाइन करना है कोई भी रिलेशन, यानी आर डिफाइन करना है ए क्रॉस ए से बी में। ये से हमारा रिलेशन कहाँ है? फ्रॉम ए टू बी। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? जितने कि हमारे सबसेट ए क्रॉस बी के होंगे। और ए क्रॉस बी में कुल कितने सबसेट होते हैं? ये भी ए क्रॉस बी एक सेट ही होता है, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। जबकि अगर कोई सेट मान लीजिए ए दिया हुआ है 1 2 3, अगर इसमें पूछा जाए इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके पावर 2 की पावर उतना कर दीजिए, 1 2 3 यानी 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट होंगे। तो अगर इसी प्रकार ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होती है वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये इंटर में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, और फर्स्ट ईयर में भी बताया जा सकता है। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी में इतने टोटल नंबर हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने टोटल नंबर हो जाएंगे? इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो अगर पूछा जाए ए क्रॉस बी में सबसेट संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर यन ए इंटू यन बी। अगर इसमें मान लिया जाए इसमें एलिमेंट है पी, इसमें क्यू, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? पी क्यू। समझ में आया? तो इतने रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कहाँ? फ्रॉम ए से सेट बी पे। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? अब कभी भी रिलेशन की संख्या निकालना हो कि किसी भी सेट ए से सेट बी में रिलेशन की संख्या कितनी होगी टोटल, तो सेट ए में जितने भी नंबर्स होंगे और सेट बी में भी जितने भी नंबर्स होंगे, उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सेट ए एंड सेट बी का क्या कर देंगे? 2 की पावर पे रख देंगे, तो हो जाएगा 2 की पावर सेट ए में नंबर की संख्या इंटू सेट बी में नंबर की संख्या। तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल रिलेशन निकल के आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको करके, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, तो हम सेट एक ए लेंगे, 2 ही एलिमेंट लेंगे ए एंड बी, और दूसरा एलिमेंट बी सेट लेंगे जो हमारा होगा 2 एंड 4। इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए क्रॉस बी का। हम सेट अपना रिलेशन कहाँ से डिफाइन करेंगे? यहाँ पर सेट ए से बी पे हमारा रिलेशन कहाँ डिफाइंड है? फ्रॉम ए टू बी। तो अगर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा A2 एंड A4, अगला आएगा B2 एंड अगला आएगा B4।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्लास बी में कितना है 4। अब इसके सबसेट की बात करें ए क्लास बी के तो 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 आएगा टोटल, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 किससे हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट इसके में 2 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2। देखिए इसको क्रॉस नहीं पढ़ा जाएगा, इंटू यहाँ क्रॉस पढ़ा जाता है, यहाँ इंटू यहाँ हो जाएगा 4। शब्द का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ इंटू यहाँ पर क्रॉस है, इसको मल्टीप्लीकेशन तो 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 ना। तो 16 सबसेट बनेंगे। तो सबसेट बनाइए, चलिए सबसेट बनाते हैं इनका। तो सबसेट बनाएंगे तो पहला तो एक एक एलिमेंट का बना लेते हैं। तो ए कामा 2 एक सबसेट ए बना, दूसरा सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा ए कामा 4, 4 तो ऐसे ही बन जाएंगे बी सॉरी बी कामा 2, और अगला बन जाएगा हमारा बी कामा 4। 4 एलिमेंट ऐसे बनेंगे, फिर इसको दो दो को करके ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनेंगे 16 बनेंगे आपके। तो आप सभी देखेंगे, अगर पूछा जाए ए कामा 2 क्या है, एक रिलेशन है, तो इसको कह सकते हैं बिल्कुल है यार। अगर इसको दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए सेट हमारा ए है बी है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ए एंड बी, और सेट बी में कौन से एलिमेंट है 2 एंड 4। तो जो हमारा रिलेशन R1 डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू बी, हम कह रहे हैं हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग R1 फ्रॉम ए टू बी, यानी कि R1 डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो इसको कैसे दिखाएंगे R1 को, तो R1 को कैसे दिखाएंगे, तो R1 हमारा ए है, ए का इमेज क्या है 2, तो ए को किस पे भेज देंगे 2 पे, तो यही हमारा रिलेशन हो गया, बस हो गया। अब इसी में अगर और सा भी दिखाना चाहें तो और दिखा लीजिए, दो दो का ले लें, ए कामा 2 ले लीजिए, अगला लीजिए ए कामा 4, एक हो गया, अगला थर्ड का ले लेते हैं, 3 मिला के ले लेते हैं। तो एक ए कामा 2, अगला ले लेते हैं ए कामा 4, अगला ले लेते हैं बी कामा 2। तो 3 दिखा देते हैं आप लोगों को। तो एक आपने हम दिखा दिया, मान लीजिए R2 ले रहे हैं, तो R2 में कौन कौन से एलिमेंट है हमारा, R2 में यहाँ पर 2 एलिमेंट के लिए कहीं लिए हम लोग, हाँ यहाँ पर तो क्या है हमारा ए कामा 4 है, अगला है बी कामा 2 है। ठीक, अगर इसके लिए मैप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सेट ए में जो एलिमेंट्स है हमारा पहले उसको लिखेंगे, रिलेशन आप लोग देखते रहिए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी, यहाँ जब भी लिखा जाएगा पूरे सेट के एलिमेंट लिखा जाएगा 2 इंटू 4, कोई भी छोड़ना नहीं है। और फिर यहाँ से चेक करेंगे इमेज क्या है, ये बताता है कि इमेज ए का इमेज क्या है 4 और बी का इमेज क्या है 2। तो ए का इमेज 4, तो ए का इमेज कहाँ ले जाएंगे 4 पे, और बी का इमेज क्या है 2, तो बी का इमेज 2। तो ये हमारा रिलेशन क्या डिफाइन हुआ R2। समझ में आया सभी को। इसी प्रकार अगर थर्ड वाला देख लें, तो यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारा R3 होगा, R3 डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, किस सेट के लिए, ए वाला R3 हमारा, इसमें 3 एलिमेंट है, मान लीजिए ए वाला इधर वाला। तो यहाँ पर हमारा क्या था 2 ए एंड बी सेट में, बी में क्या था 2 एंड 4। हमारा रिलेशन क्या है, ए का इमेज क्या है 2 है, तो ए का इमेज हम लोग 2 पे भेजेंगे, और ए का इमेज क्या है 4 भी है ना, ए का इमेज 4 था, हाँ ठीक है, ए का इमेज 4 है तो ए का इमेज 4 भी होगा, चलिए। और यहाँ कह रहा है बी का इमेज 2 है, तो बी का इमेज 2। रिलेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट छूटे, कोई भी एलिमेंट किससे रिलेशन में जा रहा है कोई मतलब नहीं होता है उससे, किसी से भी हो सकता है। फंक्शन जब कंडीशन आती है तो वहाँ पर इस सारी चीज़ डिफिनेशन चेंज हो जाती है। तो समझ में आया सभी को रिलेशन। चलिए, बहुत लोग रिलेशन सोच के इसको छोड़ देते होंगे पढ़ने के लिए कि चलिए क्या पढ़ें रिलेशन, बाकी अगर जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा रिलेशन में। पहली बार जब आप रिलेशन पढ़ेंगे क्लास 11th में तो शायद आपको उतना नहीं समझ में आया होगा, फिर सेकंड इंटर में पढ़े होंगे तो थोड़ा और समझ में आया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, सेकंड ईयर में पढ़े होंगे थोड़ा और क्लियर होगा, थर्ड ईयर में पढ़े तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, रिलेशन हम लोगों ने देख लिया कि रिलेशन क्या होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो लिखिए पहले, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, लिखिए यहाँ से टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है तो थोड़ा सा हम पढ़ लें जिससे कि पता चल जाए। जैसे इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें पढ़ना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए थोड़ा ये भी पढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो चाहे तो डायरेक्ट हम चाहते हैं पढ़ा देते हैं सीधे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कंडीशन डाल के, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे ही पढ़ेंगे ये सारे रिलेशन उसमें आ जाएंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये सारे पढ़ लीजिए अभी से। तो पहला हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन में, लिखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत पहला रिलेशन लिखिए यहाँ पे फर्स्ट करके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है पहले उसी को देख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए डिफिनेशन लिखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। देखिए जब भी हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं या ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, हमेशा किसी सेम सेट पे होता है, यानी सेट ए से सेट ए ही में होता है। जब भी हम किसी रिलेशन को सेट ए से सेट ए यानी सेम सेट से सेम सेट में जाते हैं तब वहाँ ऑन शब्द का यूज कर लेते हैं। ठीक, अगर यही सेट अलग अलग होता तब हम यहाँ यूज करते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अगर यहीं पर अगर सेम सेट से सेम सेट में जाना है तो हम कहेंगे ऑन ए। रिलेशन हमारा किससे है, किसी सेट पर है। समझ में आया सभी को, तो शब्द का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑन ए इज said to be
दिख रहा है राइटिंग सबको? इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इफ, कंडीशन क्या है, इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स कहाँ, आर में। अगर कोई यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट आर में, देन इसको इफ करके यहाँ नीचे से लिखिएगा, इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स कहाँ पर, आर में, देन जो हमारा वाई कामा यक्स है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट आर में। फॉर ऑल, सॉरी फॉर ऑल नहीं होगा, ठीक है, जहाँ से एक्स कामा वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, वेयर, यहाँ यक्स कामा वाई कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। समझ में आया? इसका क्या कहने का मतलब है, यदि किसी आर में यक्स कामा वाई है, यदि है तब, अगर नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे। यदि आपको यक्स कामा वाई मिल रहा है उसमें, तो हमें उसी सेट आर में देखना होगा कि वाई कामा यक्स है कि नहीं। यदि है तब वो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? यदि यक्स कामा वाई है तो वाई कामा यक्स भी उस सेट में होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हम लिखते हैं, मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 एंड 3, एंड दूसरा ले लेते हैं, ए में ही 1 2 3 लिए हैं, और इस पर एक R1 हमने डिफाइन किया, सेट ए से ए में एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। तो R1 को हमने क्या लिखा कि R1 इक्वल टू हमारा क्या है, 1 कामा 2 है, एंड 1 कामा 2 है, हाँ 1 कामा 2 ही है, और 2 कामा 2 है, एंड 3 कामा 3 है, एंड 2 कामा 1 है, एंड 3 कामा 2 है। तो क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए चेक करने के लिए वही कंडीशन देखेंगे। तो देखिए 1 कामा 1 क्या कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, तो 1 कामा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 में। तो R1 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या दिखना है कि 2 कामा 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 में है कि नहीं। तो देखिए 2 कामा 1 R1 में है कहीं, तो 2 कामा 1 R1 में है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए तो बात सही हो गई, लेकिन इसके आगे फिर बढ़े तो अगले एलिमेंट पे, तो 2 कामा 2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, R1 में। तो 2 कामा 2 बिलोंग कर रहा है R1। अगर एक भी एलिमेंट के लिए ऐसा मिल गया कि जो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों कंडीशन को, तो हम लोग क्या कहेंगे, गलत है। तो R1 में बिलोंग कर रहा है, तब यहाँ देखना होगा कि 2 कामा 2 है, तो इसका मतलब 2 कामा 2 इसका उल्टा भी करेंगे तो 2 कामा 2 ही बिलोंग करेगा R1 में, यानी यही एलिमेंट तो है ही, यानी कि इससे भी लागू हो जा रहा है, इसके लिए भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 कामा 1 करेंगे तो 2 कामा 1 के लिए यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आ गए 3 कामा 2 के लिए, तो ये R1 में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर क्या देखें 2 कामा 3 R1 में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए है कहीं पर 2 कामा 3 नहीं है, यानी कि ये नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाली एलिमेंट इस बात को क्या कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। तो अगर एक भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। समझ में आया सभी बात को? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसी को हटा दें तभी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तब अगर इसको हटा दिए हैं तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, तब अब हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ गया सभी को डिफिनेशन? चलिए बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल लेते चलेंगे, समझते चलेंगे, एक लेक्चर में सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे ही आ जाएंगे। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन समाप्त हुआ। बाकी आप लोग एग्जाम्पल ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। अब लिखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ से ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, अच्छा सिमेट्रिक पढ़ा दिया ना, रिफ्लेक्सिव पढ़ाना था पहले। चलिए इसको 2 नंबर करिएगा, जो इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं सिमेट्रिक रिलेशन, पहले इसके पहले रिफ्लेक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वहाँ पर R इक्वल टू हमने ये तो नहीं कह दिया था कि एक रात भी, अगर ऐसा कहा होगा गलत होगा। R इक्वल टू जो हमारा था सबसेट था एक रात बी का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो R हमारा क्या था, वो एक रात बी का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या था, सबसेट था। अगर वहाँ हम इक्वल लिखें तो उसको बना लीजिएगा। चलिए लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले वाला यही रहेगा, सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, तो सिमेट्रिक हम लिखा दिया तो उसको 2 नंबर कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखा है वो फर्स्ट नंबर पे लिखिए। अ रिलेशन R on A is said to be reflexive relation if किस तरीके से, if x कामा x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ पर, A में। यानी जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उन सभी के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, उसका खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। किसी और के साथ है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उनका जो रिलेशन है उनके खुद के साथ होना चाहिए। कंडीशन कहती है कि जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और बाकी किसी और के साथ रिलेशन है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए बी एंड सी।
और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R1 ऑन A टू A। क्लियर है? तो R1 में हम ले लेते हैं एलिमेंट किस तरीके से, इसका कहने का मतलब फारा जितने भी एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का होना चाहिए B कामा B एंड C कामा C। ये सेटिस्फाई हो गया इस कंडीशन के अनुसार। बाकी अगर ए का बी के साथ भी है रिलेशन तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बी का अगर सी के साथ रिलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सी का ए के साथ रिलेशन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी आपत्ति तब होती जब ए का ए के साथ ना मिलता, बी का बी के साथ ना मिलता, सी के साथ सी का ना मिलता। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ से मिलना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से मान लीजिए एक एलिमेंट हटाते हैं सी का सी, तो यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाएगी, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर फॉर लिखा गया है कि सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट सेट में है उन सभी सेट का खुद के साथ जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में है उन सभी एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो ए का ए के साथ है, बी के साथ है, लेकिन सी का सी के साथ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। अगर यहीं पर हम लिख दे सी का सी के साथ भी है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर इसी इन सभी एलिमेंट को हटा दें जैसे, तब रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, तो बिल्कुल रह जाएगा रिफ्लेक्सिव। ये वाला तीनों कंडीशन जरूर मिलनी चाहिए, ये जो दिख रहे हैं आपको रिफ्लेक्सिव होगा तो ये जरूर दिखेंगे आपको। अगर ये वाला सेट है तो ये जरूर देखेंगे। समझ में आ गया सभी को? चलिए, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव हमारा। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक देख लिए हैं, थर्ड लगाइएगा ट्रांजिटिव। तो अब थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं देखेंगे आज हम लोग, देखने के लिए देख ले सकते थे, लेकिन कुछ दिक्कत है तो आज हम लोग नहीं देखेंगे इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग कल देखेंगे, और उसके आगे सारे जितने भी रहेंगे इक्विवेलेंस क्लास, वो सारी चीज़ें हम लोग कल ही कर लेंगे। ठीक, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। बाकी कल हम लोग देखेंगे अच्छे से। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, 1.5 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिख लीजिए टेलीग्राम ID SANJEET, सारे स्मॉल में रहेंगे, 79_3rd AU। एक BSc थर्ड ईयर का ग्रुप है टेलीग्राम पे, BSc थर्ड। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, तो 88 083 43 873। जब इस पर मैसेज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, अगर इस वाले नंबर पे करते हैं। बाकी इस वाले नंबर पे करेंगे 9936531453, तो जो यहाँ काम करते हैं उनके पास जाएगा नंबर। वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही BSc किए हुए हैं, अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो मैसेज करेंगे तो उनके भी पास चला जाएगा। जो भी कुछ पूछना होगा चाहे इस नंबर पर कर सकते हैं, ये हमारे पास ही रहता है वाला नंबर। बाकी ये वाला नंबर जो यहाँ के मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, उनके पास से मैसेज जाएगा। ठीक, तो वो भी आपको रिप्लाई देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, दोनों पे मैसेज कर सकते हैं, आप दोनों नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारे पास नंबर रहता है, बाकी ये दूसरा जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ रहता है। ठीक, मिटा दें। ये नीरज सर का नंबर है, लिख सकते हैं, नीरज सर आपके सीनियर रह चुके हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। बाकी कल हम लोग देखेंगे। थोड़ा हेल्थ सही नहीं है आज हमारा, तो इसीलिए हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं कि इस चैनल पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी जो आपकी इच्छा हो, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। बाकी क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली क्लासेज आपको शाम को 5 बजे 5 PM पे डेली प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी अगर लेट होता है तो कभी कभी आप लोग नाइट में भी देख लिया करिए, जरूरी नहीं है कि 5 PM पे ही मिल जाए। ज़्यादातर रहेगी संभावना कि 5 PM पे ही आप लोगों को क्लास मिल जाए, जिससे आप लोग का शेड्यूल बना रहे कि 5 PM पे आप लोग देख पाएँ। बाकी अगर किसी दिन क्लास लेट होती है तो नाइट में भी आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग आराम से देख ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं।